हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है। हैबिटेट, बायोस्फीयर, बायोम और इकोटोन तक के टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में एज इफेक्ट, इकोलॉजिकल निके और इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इकोलॉजिकल निके। इकोलॉजिकल निके क्या होता है? किसी भी स्पीसीज की उसकी कम्युनिटी में क्या रोल है, जैसे कि वो क्या खाती है, कैसे रहती है, कैसे रिप्रोड्यूस करती है और बाकी स्पीसीज के साथ क्या रिलेशनशिप है उसका। तो इसी को उसका इकोलॉजिकल निके बोला जाता है। कोई भी स्पीसीज हो सकती है किसी भी कम्युनिटी में, जैसे कि बर्ड्स ही है यहाँ पे। तो इकोलॉजिकल निके कुछ नहीं होता है, एक फंक्शनल पोजीशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। उस हैबिटेट में रह रहा है तो कैसे रह रहा है, उसका एक्टिविटी पैटर्न क्या है, वो क्या रिसोर्स एनवायरनमेंट से प्राप्त कर रहा है, उस हैबिटेट से प्राप्त कर रहा है, और बाकियों के साथ कैसा इंटरेक्शन है उसका। तो उसी को इकोलॉजिकल निके बोला जाता है किसी भी स्पीसीज का। इसकी डेफिनेशन दी थी ग्रिनेल ने इसको, तो ये याद रखना है आपको, पूछा भी जा चुका है एक बार क्वेश्चन, इकोलॉजिकल निके किसने दिया था। तो कंपोनेंट क्या होंगे? इन्वायरमेंट, जिसमें उसका हैबिटेट है, तो इन्वायरमेंट हो गया। साथ ही साथ उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, वो एक्टिव कब रहता है, मान लिया कि डायर्नल है, दिन में एक्टिव रहता है, या नॉकटर्नल, रात में। क्या रिसोर्सेज प्राप्त करता है वो इन्वायरमेंट से। साथ ही साथ उसका इंटरेक्शन पैटर्न अदर स्पीसीज के साथ क्या है, दूसरों को खाता है या फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, घास वगैरह खाता है। तो ये फंक्शनल पोजीशन जो है वही कहलाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल निके। जैसे कि यहाँ पे दो स्पीसीज आप देख पा रहे होंगे, एक तो टाइगर है और दूसरा डियर है। तो इनके अगर हम इकोलॉजिकल निके की बात करें तो टाइगर के बारे में देखें तो इसका हैबिटेट क्या होगा, या तो ये जंगल में रह रहा होगा या फिर टाल ग्रास, जो लंबी घास के मैदान होते हैं उनमें रह सकेगा, क्योंकि इसको चाहिए छुपने के लिए। डायरेक्ट मैदान में दौड़ा के किसी का शिकार नहीं कर सकता, ये छुप के शिकार करते हैं, छुप के कुछ हमला करते हैं। तो उसको छुपने के लिए या तो जंगल का सहारा लेना पड़ता है या लंबी घास के मैदान होते हैं जो लंबे, जैसे सवाना टाइप के, तो वहाँ छुप के शिकार करता है। तो उसको इसका हैबिटेट कुछ इस तरह का होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी फूड हैबिट क्या होगी, ये कार्निवोरस होगा, है कि नहीं। तो ये इसकी फंक्शनल पोजीशन हो गई है, इसका इकोलॉजिकल निके होगा। अगर साथ ही साथ हम इसको अगर देखें डियर, तो इसकी क्या फंक्शनल पोजीशन होगी, तो इसका हैबिटेट क्या होगा। ये जब ज़्यादातर घास के मैदानों में रहते हैं, या फिर ये ऐसी जगह पे रहते हैं जो मतलब बहुत घने जंगल ना हो। क्यों रहते हैं ऐसी जगह कि ताकि कोई इन पे ऊपर हमला करने वाला हो तो ये देख पाए। जैसे देख रहे हो कितना एक्टिव लग रहा है, कानों से सुन भी रहा है, आंखें भी एकदम चौकन्ना सा लग रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखता है इस चीज़ का। और इसका फूड हैबिट क्या होगी, ये हर्बीवोरस होगा, घास खाता है, झाड़ियों को खाता है। तो इसकी ये इकोलॉजिकल निके हो गया। तो हर एक स्पीसीज का, किसी भी इन्वायरमेंट में हर एक स्पीसीज का अपना एक यूनिक इकोलॉजिकल निके होगा, हर एक का फंक्शन अपना अलग होगा एक एक। तो इसी को इसका इकोलॉजिकल निके बोला जाता है। इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया IAS 2013 में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस occupied by an organism but also its functional role, important term है, in their community of organism। तो उसको क्या बोलते हैं, हमने अभी पीछे बड़ा फंक्शनल पोजीशन को बोला जाता है इकोलॉजिकल निके। यूपी 2020-22 में पूछ लिया गया क्वेश्चन, with reference to ecological decay which of the following statement are correct? It represents a range of conditions that it can tolerate, the resources it utilize and its functional role in ecological system। बिल्कुल सही बात है। ईच स्पीसीज है जो डिस्टिंक्ट निके, ये भी एकदम सही बात। हर एक का अपना एक यूनिक निके, डिस्टिंक्ट निके होता है, यूनिक होता है। और वही क्या रिसोर्स यूटिलाइज कर रहा है, उसकी क्या फंक्शनल पोजीशन है किसी इकोलॉजिकल सिस्टम में, वही तो इकोलॉजिकल निके होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका बोथ ए एंड बी, 1 and 2 आंसर हो जाएगा। अगला है इकोलॉजिकल सक्सेशन। कोई भी जंगल आपने देखा होगा तो आपने फाइनल क्लाइमेक्स
कम्युनिटी देखी होगी, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे होते हैं, लेकिन वो शुरू से ऐसे नहीं थे। उसके डेवलपमेंट का एक प्रोसेस था, कैसे कैसे डेवलप हो करके इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँचे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ग्रेजुअल चेंज होता गया और धीरे धीरे एक जंगल तैयार हुआ, तो इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। कैसे कैसे होता है? पहली बात तो दो तरह का होता है, एक प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन और एक होता है सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो देखते हैं प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, सबसे पहली बात तो बेयर रॉक, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कोई मिट्टी नहीं है, एक रॉक सी है, पत्थर सा है, तो उसी पे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, धीरे धीरे इस स्टेज तक पहुँच जाता है कि एक बहुत घना जंगल तैयार हो गया है यहाँ पे। तो देख पा रहे होंगे इसमें दो प्रोसेस पहली बात तो हो रहे हैं, एक तो मिट्टी भी साथ साथ बन रही है। यहाँ पे पत्थर था, यहाँ अगर देखें तो एक लंबी परत बन चुकी है मिट्टी की, नीचे हालांकि बहुत नीचे पत्थर ही पाया जाएगा, ऊपर जो है मिट्टी बन चुकी है। तो यहाँ से यहाँ तक के डेवलपमेंट को ही हम लोग सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। तो कैसे कैसे होता है? सबसे पहले तो पत्थर है, इससे छोटे छोटे टुकड़े टूटना स्टार्ट होते हैं और एक मिट्टी डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग जैसे सनलाइट पड़ी तो रात में ठंडा हुआ, दिन में गर्म हुआ, तो टेम्परेचर का रोल है, या फिर पानी है वो फ्रीज हुआ, और या फिर जब गर्म हुआ तो कम हुआ उसका वॉल्यूम। तो इससे क्या होता है कि ये पत्थर स्टार्ट हो जाते हैं टूटना, तो इनके टूटने की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में डेवलप हो जाते हैं। उसके ऊपर आ जाती है लाइकेंस। देखा होगा आपने कहीं पत्थरों पे देखी होगी हरी हरी घास जैसी जमी रहती, काई जैसी, तो उसी को बोलते हैं लाइकेंस। लाइकेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये प्राथमिक पायनियर कम्युनिटी है, यही कंडीशन तैयार करता है कि बाकी स्पीसीज इस एनवायरनमेंट में ग्रो हो पाएँ। ये इनके लिए काम क्या करता है? सबसे पहले लाइकेंस आता ही क्यों है, और भी तो कोई चीज़ें आ सकती हैं। तो लाइकेंस सबसे पहले देखो, यहाँ पे कोई हार्श कंडीशन है, पत्थर है, तो इसमें कोई और कोई चीज़ ग्रो ही नहीं कर सकती है, तो सर्वाइव केवल लाइकेंस ही कर पाते हैं। ये बहुत हार्श कंडीशन, बैरन लैंड हो, वहाँ पे ये लोग लाइकेंस सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरा बात, जब लाइकेंस आते हैं तो ये वेदरिंग को भी फास्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, क्योंकि लाइकेंस की वजह से हो रही है। तो एक तो वेदरिंग का काम कर रहे हैं ये, साथ ही साथ ये सर्वाइव कर पाते हैं हार्श एनवायरनमेंट में। तो दूसरी तीसरी बात क्या है, ये लाइकेंस जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। तो जो सॉइल तैयार होती है उसमें नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी बढ़ती है, जो कि बाकी प्लांट्स के लिए आवश्यक होती है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। जब हम अगली क्लास में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे। और तीसरा काम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट स्टेबलाइजेशन ही का भी काम करते हैं, साथ ही ह्यूमस भी तैयार करते हैं। वो कैसे कि एक लाइकन की परत आई, वो सूख गई या सड़ गई, उसके ऊपर दूसरी लाइकन की परत आई, तो जो नीचे तैयार पड़ी रही वो एक ह्यूमस का काम भी करती है। तो एक इन्वायरमेंटल कंडीशन तैयार करती है कि बाकी प्लांट्स डेवलप हो पाएँ। जैसे लाइकेंस हुआ, उसके बाद देखो स्मॉल प्लांट्स जो है यहाँ पे आने शुरू हो गए, छोटी छोटी घास आने शुरू हो गई, ग्रासेज, तो धीरे धीरे प्रोसेस तैयार हो गया। तो ये जो जैसे लाइकेंस हो गया है, स्मॉल प्लांट्स और घासेज हो गए, इनको हम लोग पायनियर स्पीसीज बोलते हैं, प्राथमिक समुदाय। तो इसमें लाइकेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यही आकर के इन्वायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करती हैं, इन्वायरमेंटल स्टेबलाइजेशन करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, वेदरिंग भी करती हैं। तो इसीलिए लाइकेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी सक्सेशन में, शुरुआत इन्हीं से होती है। साथ ही साथ अब देखो धीरे धीरे मिट्टी भी डेवलप होती जा रही है। उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट स्पीसीज आती हैं। इंटरमीडिएट क्योंकि डेवलप तो हो गई, लेकिन ये फाइनली सर्वाइव नहीं कर पाती, इनके बीच कंपटीशन होता है। जैसे कि देख पा रहे कुछ ये प्लांट हैं, कुछ ये प्लांट हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सब सर्वाइव कर पाएँ। कुछ बड़े हो जाएंगे, कुछ नीचे छोटे रह जाएंगे, उनको धूप नहीं मिल पाएगी, वो सूख जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो फाइनली कुछ पेड़ बच पाएंगे जो अल्टीमेटली सर्वाइव कर पाते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी या चरम समुदाय, और इनको बोला जाता है इंटरमीडिएट या माध्यमिक
समुदाय। तो ये प्राथमिक, माध्यमिक, चरम, तो ये 3 स्टेजेज में कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। अब देख पा रहे होंगे कि रॉक्स से ले करके यहाँ तक के डेवलप होने में बहुत लंबा समय लगता है, 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इस सक्सेशन को होने में, प्राइमरी सक्सेशन को कंप्लीट होने में। जैसे पायनियर स्पीशीज की बात करें तो लाइकन्स हैं, वीड्स हैं, एल्गी, प्लैंकटन, साइनोबैक्टीरिया, इनवर्टिब्रेट्स कुछ। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? मान लिया पूरा सक्सेशन कंप्लीट हो चुका था, हमने देखा था कंप्लीट एक जंगल तैयार हो चुका था, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जिसको हम लोगों ने बोला था। उसमें किसी भी फैक्टर की वजह से मान लिया जंगल में आग लग गई और पूरा का पूरा जंगल जल के ख़त्म हो गया, तो एक फिर से एक तरह से बैरन लैंड तैयार हो गई। तो उसके बाद कुछ उस पर ग्रासेज ग्रो होंगी, छोटे छोटे प्लांट हो, घास ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर से इंटरमीडिएट स्पीशीज आएंगी, उसमें से कुछ सर्वाइव कर पाएंगी, कुछ ख़त्म हो जाएंगी यहीं पे कंपटीशन की वजह से। तो वो फाइनली जो कम्युनिटी तैयार होगी उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। इसमें देख रहे होगे प्रोसेस फास्ट हो गया है। कैसे? ये लगभग 150 साल में ही एक पेड़ बहुत अच्छा जंगल तैयार हो जाता है। क्यों? यहाँ पे कोई वेदरिंग का काम नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही लैंड तैयार थी, सॉइल तैयार हो चुकी थी, उसी पे डेवलप होना था। तो बहुत तेज़ी से प्रोसेस होता है और लगभग 150 ईयर्स में एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय तैयार हो जाता है। तो ये है सेकेंडरी सक्सेशन। तो अगर हम साथ में देखना चाहें कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, बेयर रॉक से ले करके फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक के डेवलपमेंट होने में प्राइमरी सक्सेशन उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। अगर वहीं प्राइमरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी तैयार हो चुकी है, उसमें आग लग गई या किसी और कारण से ख़त्म हो चुका है, उसके बाद फिर से डेवलपमेंट होता है, तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोला जाता है। ये बहुत स्लो होता है, इसमें कई 100 साल लग जाते हैं। वहीं सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है, लगभग 150 ईयर में तैयार हो गया एकदम। तो ये पूरा का पूरा डिफरेंस है क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। ये देख पा रहे होंगे एक जंगल एकदम तैयार है, एक बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, नीचे कुछ ग्रासेस मॉसेस लगे हैं, तो ये एक जंगल तैयार हो चुका है पूरा। यही क्लाइमेक्स कम्युनिटी है या चरम समुदाय। तो ये है सक्सेशन। अब आता है सर, इसको लिखते हैं SER पढ़ते हैं, SIR सर। सर क्या होता है? जैसे कि हमने देखा था कि कुछ डेवलपमेंट होता जा रहा था, कई सारी कम्युनिटी डेवलप होती जा रही थी, तो हर एक स्टेज को हम लोग सर बोलते हैं। जैसे कि पहले कुछ लाइकन्स आए थे, फिर उसके बाद पायनियर स्पीशीज वाले, फिर इंटरमीडिएट, और उसके बाद जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हुई थी, तो उसी को हम लोग सर बोलते हैं। जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे ये पत्थर हैं, रॉक्स है, उसके ऊपर लाइकन्स डेवलप हुई, उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी वीड्स आई, फिर ग्रासेज आई, श्रब्स आए, झाड़ियाँ आई, और फिर इंटरमीडिएट स्पीशीज आई, और फाइनली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी तैयार हो गई। तो इन सब स्टेजेज को हम लोग सर बोलते हैं, और इन स्टेजेज को एक एक, इसको जैसे ये सर हो गया, और ये स्टेजेज को बोलता है सरल स्टेजेज। जैसे पायनियर हो गई, फिर क्लाइमेक्स हो गई, इंटरमीडिएट हो गई, तो ये सब सरल स्टेजेज हैं। टाइप कितने होते हैं? जैसे पायनियर की बात करें तो उसको हम लोग पायनियर सर बोल देंगे, क्लाइमेक्स की बात करें तो क्लाइमेक्स सर बोल देंगे। हाइड्रो सर, पानी में अगर स्टार्ट हो रहा है सक्सेशन तो उसको हम लोग हाइड्रो सर बोलेंगे। जीरो सर अगर डिजर्ट में स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम जीरो सर बोलेंगे। सैमो सर अगर सैंड पे स्टार्ट हो रहा है, जैसे आपने बीच के किनारे सैंड देखी होगी, बालू देखी होगी, तो उसको सैमो सर बोलते हैं। हेलो मतलब होता है सैलाइन या नमक, खारे पानी वाले किसी पानी के एनवायरनमेंट में स्टार्ट हो रहा है तो उसको हेलो सर बोलेंगे। लिथो सर अगर रॉक्स, पत्थरों पे स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि हमने प्राइमरी वाले में देखा था, तो उसको बोला जाता है लिथो सर। जैसे हाइड्रो सर की बात करें हम लोग, तो जैसे पानी है, बहुत गहरा पानी अगर हो तो नीचे ज़मीन पे कुछ भी नहीं उग सकता, क्योंकि यहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी कि कुछ फ्लोटिंग एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी डेवलप होगी, वो डेड होगी, नीचे बैठती जाएगी, और धीरे धीरे वो पटता चला जाएगा, मिट्टी तैयार होती चली जाएगी। एक फाइनल स्टेज आएगी कि ऐसी स्पीशीज ग्रो हो पाएंगी, कुछ पानी में भी देख पा रहे होंगे, उसकी जड़ें भी ज़मीन में हैं। धीरे धीरे एक
क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ भी तैयार हो जाएगी, पूरा पट जाएगा। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? पानी से, इसीलिए इसको हाइड्रोसर बोला जाता है। ऐसे अगर डिजर्ट में स्टार्ट हो रही है एरिड इन्वायरमेंट डिजर्ट, तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरोसर बोला जाएगा। ऐसे अगर सैमोसर, इसमें पी साइलेंट होता है, सैमोसर अगर सैंड पे, कोस्टल एरिया, ड्यून्स पे स्टार्ट हो रही है तो इसको हम लोग सैमोसर बोलेंगे। हैलोसर, जैसे कि बात की हमने ब्रैकिश वाटर, सैलाइन वाटर, खारे पानी के कोई इन्वायरमेंट है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा हो तो उसको हम लोग हैलोसर बोलेंगे। लिथोसर, जैसा कि देखा भी था हमने कि लिथोसर में पत्थर से, रॉक्स से, बेयर रॉक्स से देख पा रहे होंगे, लाइकेंस, फिर आए प्लांट्स वगैरह आए, तो ये फाइनली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी तैयार हुई। तो पत्थर पे स्टार्ट हो रही है तो इसको लिथोसर बोलते हैं। इसमें भी कई सारी स्टेजेज होती हैं, अगर देखना चाहें तो लाइकेंस भी दो तरह की होती हैं। एक तो लाइकेंस होती है जिसको हम लोग क्रस्टियोस बोलते हैं। क्रस्टियोस जैसा देखा होगा, पत्थर पे चिपका रहता है, हरा हरा लगता है, पत्थर ही है, उससे एकदम चिपकी हुई जो लाइकेंस होती हैं उनको हम लोग क्रस्टियोस बोलते हैं। उसके बाद इस तैयार होती हैं जो देख रहे होंगे छोटी छोटी ऊपर भी निकली रहती कान जैसी, उसको बोलता है फोलियोस, इसको फोलियोज बोला जाता है। तो बेयर रॉक से फिर क्रस्टियोज, फोलियोज, फिर कुछ मॉसेज आती हैं, फिर घास, फिर श्रब्स, फिर ट्री तैयार होते हैं। तो ये एक स्टेज होती है लिथोसर में डेवलपमेंट की, क्रस्टियोज, फोलियोज, और फिर मॉसेज, ग्रास, श्रब और ट्री। तो ये है हमारा लिथोसर। ऐसे इस पर बेस्ड एक यूपी PCS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंजेज इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड सर। जैसे कि पायनियर, फिर इंटरमीडिएट, फिर क्लाइमैक्स, तो वो है सर। एलोजेनिक सक्सेशन और ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऑटो मतलब स्वयं। तो अगर कुछ, जैसे कि हमने देखा था कि क्लाइमैक्स एक इन्वायरमेंट से दूसरे क्लाइमैक्स इन्वायरमेंट, क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप होने में कई सारी इन्वायरमेंटल फैक्टर भी चेंज होते हैं जो इस लायक बनाते हैं कि यहाँ पे जा करके यहाँ पे एक इन्वायरमेंट डेवलपमेंट करके क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप हो पाए। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जो इस इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। अगर वो फैक्टर इसी कम्युनिटी के ही हैं तो वो कहलाएंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। कम्युनिटी के से क्या मतलब है? जैसा कि हमने देखा था कि लाइकेंस डेवलप हुए, अब वो वहीं उसी कम्युनिटी में है, वो उसका क्या करते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस तैयार करते हैं, सॉइल का pH चेंज करते हैं, न्यूट्रिएंट लेवल चेंज करते हैं, वो उसी कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो वो इसका कहलाएगा ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो उसी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वो सब मिल करके चेंज करते हैं एनवायरनमेंट और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप होने लायक एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। तो उसको ऑटोजेनिक सक्सेशन बोला जाता है। एलोजेनिक सक्सेशन अगर बाहर के कुछ फैक्टर आकर के एकदम से चेंज कर दें, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, या जियोलॉजिकल इवेंट कोई हो गई जिससे कि ख़त्म हो गया, और जो है तो एक नया प्रोसेस पूरा फॉलो होगा जिसके बाद से सक्सेशन होगा। तो वो क्या कहलाएंगे? बाहर के फैक्टरों ने उस एनवायरनमेंट को चेंज किया है, तो उसको बोलेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। तो ये है हमारा ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन। अगर बाहर के फैक्टर चेंज करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन को, एनवायरमेंटल फैक्टर को, या एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो चेंज करते हैं कंडीशंस को, तो उसको हम लोग बोलेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? लिमिटिंग फैक्टर होता है, जैसे कि हम लोग नाम से स्पष्ट है, लिमिटिंग, लिमिट कर रहा है किसी चीज़ को, जैसे कि हमारी ग्रोथ है या प्लांट्स की ग्रोथ है, उसको अगर रोक रहा है, जानवरों की जनसंख्या पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक रहा है, लिमिट कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो उसी को बोला जाता है लिमिटिंग फैक्टर। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लिया पानी की कमी हो जाए, न्यूट्रिएंट या सनलाइट की कमी हो जाए, ना तो प्लांट डेवलप हो पाएंगे, ना इन पे डिपेंड रहने वाले जानवर डेवलप हो पाएंगे। तो धीरे धीरे लिमिट कर देगा इनके नंबर्स को, इनकी पॉपुलेशन को। तो इसी को बोला जाता है लिमिटिंग फैक्टर। ये भी दो तरह के होते हैं, बायोटिक, जैविक। जैविक क्या होते हैं? लिमिटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई अदर स्पीसीज है, वो मान ली किसी में बहुत सारे हिरन रह रहे हैं किसी जंगल में, और लायन वहाँ पे आ गए कई सारे, तो इनको
ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे खा करके, तो इनके लिए इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, तो इनके लिए ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया। साथ ही साथ कोई डिजीज फैल गई मान लिया किसी एनवायरनमेंट में, कम्युनिटी में, तो वहाँ पे कई सारे जानवर मरने लगेंगे, तो उसको भी बायोटिक लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि गुजरात में गिर लायन सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें शेर पाए जाते हैं, लगभग 500-600 के करीब लायन है। एक बार वहाँ पे फैल गई CDV कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, जिसकी वजह से 25-26 लायन जो है मर गए कुछ ही दिनों में। तो वो उनके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर था। अगर कंट्रोल ना किया जाता, गवर्नमेंट स्टेप ना लेती, तो धीरे धीरे सारे भी ख़त्म हो सकते थे। तो ये कोई बीमारी डिजीज की वजह से भी ख़त्म हो सकते हैं, तो इसको बायोटिक लिमिटिंग फैक्टर बोला जाता है। एबायोटिक, जैसे पीछे बात भी की, सनलाइट है, टेम्परेचर है, पानी की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट वगैरह, इनकी वजह से ग्रोथ कम हो, ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो, तो उसको हम लोग एबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर बोलेंगे। आदमी की एक्टिविटीज़ भी लिमिटिंग फैक्टर का काम करती हैं। जैसे जंगल को लिमिट करना, डिफॉरेस्टेशन काट के ख़त्म कर दिया, तो इसको एबायोटिक चेंज बोलेंगे। साथ ही साथ उसने कोई इन्वेजिव स्पीसीज, कहीं गया था बाहर, उसको बहुत अच्छी लग गई, ला करके इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से अपने यहाँ की कोई जो नेटिव स्पीसीज हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ख़त्म हो जाती हैं, compete नहीं कर पाते हैं नेटिव इन्वेजिव स्पीसीज से। जैसे कि आपने कैमरा लैंटाना का नाम सुना होगा, इसके फूल बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, छोटा छोटा जंगलों में उग जाता है। और यहाँ की इन्वेजिव स्पीसीज है, तो धीरे धीरे क्या करता है कि वहाँ की जो नेटिव घास है वो भी ख़त्म करता है, बहुत बदबू आती है इसमें से, तो ना तो इसको कोई जानवर खाता है, ना किसी और काम में आता है, खाली देखने में दूर से अच्छा लगता है फूल इसके। तो ये नेटिव स्पीसीज घास को भी ख़त्म कर देता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो वहाँ पे जो घास खाने वाले जो भी जानवर होंगे, जैसे प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं, हिरन हो गया, तो उनको घास खाने के लिए उनके घास ही नहीं बचती है, तो उनका सर्वाइवर मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, इन्वेजिव स्पीसीज भी। तो ये है हमारा लिमिटिंग फैक्टर। अगला आता है इज इफेक्ट। इज का मतलब होता है कोई किनारा। तो किनारे का मतलब, किनारा जैसे कि ये देख पा रहे होंगे आप, एक बड़ा सा ग्राउंड है, इधर से घास का मैदान है और इधर जो है जंगल स्टार्ट हो गया, अचानक से कोई भी बीच में ट्रांजिशन एरिया नहीं है। तो ये जो इज है, यहाँ पे एक अलग तरह का एनवायरनमेंट डेवलप होता है। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो अंदर के घने जंगलों में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं जानवरों की, जैसे जो रहती इधर हैं, खाने पीने इधर आ पाती हैं, तो वो एक्सट्रीम जंगल में भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और इनका खुले मैदान में भी सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाती है। इन्हीं कारणों से एक नए तरह का एनवायरनमेंट, माइक्रो क्लाइमेट तैयार हो जाता है कोने पे, इज पे। तो इसीलिए इसको इज इफेक्ट बोला जाता है। हमने एक इकोटोन पढ़ा था, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इकोटोन में क्या था, एक इकोसिस्टम था और इधर दूसरा इकोसिस्टम था, इनके बीच में एक ट्रांजिशन हो रहा था, उसी को हम लोग इकोटोन बोलते थे। लेकिन इसमें क्या है, एक इकोसिस्टम इधर है, एक इकोसिस्टम इधर है, बीच में कोई ट्रांजिशन नहीं है, अचानक से ख़त्म हो गया, तो इसको बोला जाता है इज इफेक्ट। ये दो इकोसिस्टम, सेम इकोसिस्टम के बीच में भी हो सकता है, जैसे बीच में कोई कॉरिडोर विंड ब्रेक की तरह काम कर रहा है, या हमने अपना ह्यूमन मेड इज इफेक्ट तैयार कर दें, जैसे बीच में काट के जंगल के बीच से रोड निकाल दी, तो क्या होगा कि ये एक तरह से इज का ही काम करेगा, किनारे का ही काम करेगा। तो ये कहलाता है इज इफेक्ट। आप इस लेक्चर की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल नेविगेटर से, वहाँ पे कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे भी जा करके आप इससे रिलेटेड क्विज सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।